नमस्कार दोस्तों। कल हमने पॉलिटी का चैप्टर फर्स्ट पढ़ा था। आज हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे जो है विविधता एवं भेदभाव। तो संसार में कुल 8 मुख्य धर्म हैं तथा भारत में इन सभी धर्मों को मानने वाले रहते हैं और यहाँ 1600 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। भारत में जो है सभी धर्मों के अनुयायी रहते ही हैं, कोई कम तो कोई ज़्यादा मात्रा में रहते हैं तो कोई कम, लेकिन सभी धर्मों के लोग जो हैं यहाँ रहते हैं और यहाँ 1600 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। हालांकि हमारी जो मुख्य भाषाएं जो हमारे संविधान में हैं वो तो हैं 22 भाषाएं, लेकिन कई ऐसी भाषाएं भी होंगी जो बोली जाती होंगी लेकिन वो संविधान में दर्ज नहीं हुई हैं। तो थोड़ा देख लेते हैं पूर्वाग्रह क्या है। पूर्वाग्रह का मतलब होता है जब हम किसी के बारे में पहले से ही कोई राय बना लेते हैं और उसे अपने दिमाग में बिठा लेते हैं, उसे ही पूर्वाग्रह कहते हैं। जैसे कि हम किसी को देखकर हम उसका अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं कि ये किस प्रकार का होगा, जैसे कि किसी के धर्म के आधार पर या फिर किसी के जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र के आधार पर या उसके पहनावे या उसके रहन सहन, उस आधार पर हम उसके बारे में जानने की, अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं या फिर एक धारणा अपने मन में बना ही लेते हैं कि ये ऐसा ही होगा। तो उसे ही क्या कहते हैं, पूर्वाग्रह कहा जाता है। अब इसमें एक दिया है कि विकलांगों के बारे में, जो विकलांग होते हैं जैसे कि किसी के पैर में कोई दिक्कत है या कोई किसी की आंखें ख़राब हैं या कोई सुन नहीं सकता है, तो ये क्या विकलांग की श्रेणी में आते हैं। तो पहले इनके लिए जो शब्द प्रयोग किया था वो था डायरेक्ट विकलांग। विकलांग कह के इनको बुलाया जाता था, लेकिन अब ये शब्द बदलकर इनको खास ज़रूरतों वाले बच्चे कहकर बुलाया जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि फैक्ट बन रहा है यहाँ पे कि खास ज़रूरतों वाले बच्चे किसे कहा जाता है, वो जो पूरी तरह से मतलब जो नॉर्मल नहीं होते हैं उनको ही ये कहा जाता है। अब है रूढ़िबद्ध धारणा। तो क्या है ये, जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं, उसे ही रूढ़िबद्ध धारणा कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1891 से 1956 तक। 1891 में अंबेडकर जी का जन्म हुआ और 1956 में इनकी मृत्यु हो गई। 1956 में इन्होंने हिंदू धर्म को त्याग कर बौद्ध धर्म अपना लिया था, क्योंकि इनके साथ पहले से जो भेदभाव होता था उस वजह से ये थोड़ा परेशान हो गए थे कि भेदभाव होता है। इस वजह से इन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया, जो कि किसी धर्म को नहीं मानता है। बौद्ध धर्म किसी धर्म या इसमें कोई जाति ये सब नहीं होता है, इसलिए इन्होंने ये धर्म अपना लिया था। और मंदिर प्रवेश आंदोलन का नेतृत्व भी इन्होंने किया था। इनके नेतृत्व में एक मंदिर प्रवेश आंदोलन चला था, इसका नेतृत्व इन्होंने किया था। तो विविधता वाले में तो ज़्यादा कुछ था नहीं। अब आ गया हमारा चैप्टर 3, सरकार। देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं देना सरकार का कर्तव्य है। प्राकृतिक आपदा में पीड़ित लोगों की सहायता करना भी सरकार का कर्तव्य है। जैसे कि कहीं पे कोई आपदा आ गई है, कहीं पे कोई बाढ़ आ गई या कोई लैंडस्लाइड हो गया और वहाँ पे लोगों का जीवन थोड़ा सा कठिन हो गया है, जिस वजह से अपनी वो खाने पीने की वस्तुएं भी नहीं जुटा पाते हैं या फिर रहने का उनका कोई इंतज़ाम नहीं होता है, तो ऐसे में सरकार ही उनकी सहायता करती है। ये सरकार का कर्तव्य है कि ये लोगों की सहायता करें। अब देखते हैं सरकार के स्तर। तो सरकार के 3 स्तर हैं। पहला तो है इसका स्थानीय स्तर। स्थानीय स्तर का मतलब हुआ कि गांव, शहर या
मोहल्ले के स्तर की सरकार, जैसे गांव में पंचायत, ग्राम पंचायत सरकार, या फिर ज़िले का प्रशासन हो गया, ये सब क्या है, स्थानीय स्तर की सरकार का हिस्सा हैं। दूसरा है राज्य स्तर की सरकार। पूरे राज्य की सरकार, जैसे कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या कोई और राज्य की सरकार को क्या कहा जाता है, राज्य सरकार। ये पूरे राज्य के फैसले करने के लिए ये सरकार स्वतंत्र है। नंबर 3 है राष्ट्रीय स्तर की सरकार। यह पूरे देश की सरकार है और इसके फैसले पूरे देश में लागू होते हैं। एक फैक्ट ये भी है इसमें कि 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। ये उस समय तो 29वां राज्य बना, लेकिन अभी वर्तमान में जो राज्य हैं वो 28 राज्य हैं अभी हमारे देश पे, और 8 केंद्र शासित प्रदेश। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, क्योंकि हाल ही में जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग करके केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया है, तो इसलिए ये 29 थे, अब 28 रह गए हैं हमारे राज्य। अब देख लेते हैं थोड़ा लोकतंत्र। लोगों के पास अपने नेता चुनने की शक्ति होती है, इसलिए लोकतंत्र का अर्थ होता है लोगों का शासन। क्योंकि लोकतंत्र में जो सरकार चुनी जाती है वो जनता के द्वारा ही चुनी जाती है, इलेक्शन के माध्यम से। विधायक हो गए या फिर सांसद, ये सब जनता चुनती है, इसलिए इसको लोकतांत्रिक सरकार कहा जाता है। आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को प्राय प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहा जाता है। अब प्रतिनिधि लोकतंत्र क्यों कहा जाता है? प्रतिनिधि लोकतंत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो जनप्रतिनिधि जिनको कहा जाता है, जैसे कि विधायक या सांसद वगैरह, इनको जनता के द्वारा ही चुना जाता है, इसलिए प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहा जाता है इसको। 1931 में यंग इंडिया पत्रिका में गांधी जी ने लिखा कि मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति हो केवल वही वोट दे सकता है। क्योंकि उनका मानना था कि समाज का हर तबका वोट देने का अधिकारी है, चाहे वह गरीब हो, अमीर हो, या फिर पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, उन सभी को वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए, ऐसा मानना था गांधी जी का। यंग इंडिया नामक पत्रिका भी इन्होंने ही चलाई थी। यूरोप और अमेरिका में महिलाओं ने वोट देने के लिए, अधिकार प्राप्त करने के लिए आंदोलन चलाए। इसे सफ्रेज मूवमेंट कहते हैं। इस आंदोलन के जरिए ही महिलाओं को यहाँ वोट देने का अधिकार मिल पाया था। अमेरिका में महिलाओं को वोट देने का अधिकार 1920 में मिला, जबकि इंग्लैंड की औरतों को यह अधिकार 1928 में मिला। तो ये हमारे आज चैप्टर 3 तक के कंप्लीट हो गए हैं। कल इससे आगे देखेंगे।